हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आफरीन खातून और आज का हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का है। ठीक है, तो देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। इसमें पहला है इंट्रोडक्शंस कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। द वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया वाज क्वाइंड बाय द स्विस साइकेट्रिस्ट यूजिन ब्यूलर इन 1908। जो स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड है उसे स्विस साइकेट्रिस्ट जिनका नाम यूजिन ब्यूलर था, उन्होंने 1908 में इस वर्ड को क्वाइन किया था, गढ़ा था या रचा था। डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। स्किज़ो मीन्स होता है स्प्लिट और फ्रेन मीन्स होता है माइंड। सो माइंड का स्प्लिट होना स्किज़ोफ्रेनिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। Schizophrenia is a psychotic conditions characterized by a disturbance in thinking, emotion, volitions, and faculties in the presence of clear consciousness, which usually leads to social withdrawal. So स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशंस है जिसमें किसी भी पर्सन्स की कॉन्शियस लेवल पे ही उसका जो थिंकिंग है, इमोशन, वोल्यूशंस और फैकल्टीज है उसमें डिस्टर्बेंस होना स्किज़ोफ्रेनिया कहलाता है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या करता है, अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेता है। ठीक है, जिसे सोशल विथड्रॉल कहते हैं। अब टाइप्स की बात की जाए, पहला है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड का मतलब होता है डिल्यूजनल। सो एट प्रेजेंट मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है प्रेजेंट वक्त में सबसे ज़्यादा होने वाला ये टाइप है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। अगर इसकी फीचर्स की बात की जाए तो उसमें होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस। पेशेंट बिलीव दे आर malevolently treated in some way. Frequent themes include being conspired against, cheated. It means कि पेशेंट को ऐसा बिलीव होता है कि उसे द्रोही के रूप में देखा जा रहा है या द्रोही की तरह ट्रीट किया जा रहा है उसके साथ। फिर इसमें थीम्स ऐसा दिखता है कि ऐसा पेशेंट को बिलीव होता है कि उसके अगेंस्ट में कंस्पायरेसी की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके अगेंस्ट, या उसे चीट किया जा रहा है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस में होता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, द इंडिविजुअल मे बी फाल्सली बिलीव दैट अदर्स और टॉकिंग अबाउट हिम। ऐसा उसे फाल्स बिलीव होता है कि जो दो लोग बात कर रहे हैं वो मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो ये था डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। द पर्सन्स सेक्शुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। डिल्यूजन ऑफ जेलसी में ऐसा पेशेंट को बिलीफ होता है कि जो भी उसका सेक्शुअल पार्टनर है उसके साथ वो विश्वासघाती है या सही तरीके से। डिल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर क्या होता है, द पर्सन सेक्शुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। इट मीन्स कि उसे ऐसा विश्वास होता है कि जो उसका सेक्शुअल पार्टनर है वो अनफेथफुल है, उस पर विश्वास नहीं। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर द पर्सन सेक्शुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। ऐसा पेशेंट को बिलीफ होता है कि जो भी उसका सेक्शुअल पार्टनर है वो अनफेथफुल है उसके लिए। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंड मीन्स होता है बड़ा, तो इसके अंदर इरेशनल आइडियाज रिगार्डिंग देयर ओन वर्थ, टैलेंट। दे मे बिलीव दैट दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विथ फेमस पर्सन्स। इसके अंदर से डिल्यूजन ऑफ जेलसी। डिल्यूजन ऑफ जेलसी के अंदर द पर्सन सेक्शुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। ऐसा पेशेंट को बिलीफ होता है कि जो भी उसका सेक्शुअल पार्टनर है वो अनफेथफुल है उसके लिए। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंड मीन्स होता है बड़ा, तो इसके अंदर इरेशनल आइडियाज रिगार्डिंग देयर ओन वर्थ, टैलेंट। दे मे बिलीव दैट दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विथ फेमस पर्सन्स। इसके अंदर जो स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं पैरानॉइड के अंदर, इसमें उससे रैशनल आइडियाज़ आते हैं उसे, ठीक है, खुद के लिए, खुद के टैलेंट के लिए, ठीक है। उसमें पर्सन को ऐसा बिलीफ होता है कि उसका जो स्पेशल रिलेशनशिप है किसी फेमस पर्सनालिटी या फेमस पर्सन के साथ है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी वो उसकी थिंकिंग हो जाती है। नेक्स्ट है हेलुसिनेटरी वॉइसेस। हेलुसिनेटरी वॉइसेस मीन्स क्या होता है, दैट थ्रेटन और कमांड द पेशेंट वॉइसेस ही फील्स whistling, लाफिंग। इट मीन्स कि ऐसा उसे फील होता है कि कोई उसे धमका रहा है, थ्रेटन कर रहा है या कोई उसे कमांड कर रहा है, ऐसा वो जो वॉइसेस है वो फील करता है। या फिर कभी कभी विस्लिंग साउंड, जो सीटी की आवाज़ आती है, या लाफिंग, ऐसे ऐसे उसे आवाज़ें सुनाई देता है। नेक्स्ट है हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हेबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी,
ठीक है। तो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी क्या होता है? प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी के अंदर मतलब पेशेंट अभी ठीक है, अभी अचानक से वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगेगा या अजीब तरीके से सोचने लगता है। तो इसमें ऐसा लोग बोलते भी हैं कि अरे अभी तो ठीक था, अभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ। मतलब हमें पहले से ही कुछ अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि अभी तो शांत बैठे और अचानक से वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। ठीक है। तो इसके अंदर हेविफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर फीचर्स जो होते हैं वो होता है डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। पेशेंट की जो थिंकिंग है वो डिस्टर्ब दिखेगी। उसका बिहेवियर चाइल्डिश बिहेवियर होगा, मतलब बच्चों की तरह वो बिहेव करेगा। एक्सट्रीम सोशल इम्पेयरमेंट, अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेगा। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, ठीक, तो डिल्यूजन भी होगा और हेलुसिनेशंस भी होगा। मतलब जो स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट नहीं होगा तब भी उसे परसेप्शन जो वो परसीव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसलेस गिगलिंग, मीन्स हमेशा खिकी खिकी ऐसे टाइप हंसते रहेगा। वो बच्चों की तरह एक्टिविटी हो जाएगी और अपने आप को मिरर गेजिंग करेगा, मतलब ऐनक में घूरते रहना। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं तो है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो इसमें जो फीचर्स दिखेंगे, डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर। इसमें कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट की मोटर बिहेवियर में डिस्टर्बेंस दिखेगा। लाइक दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और कैटाटोनिक स्टूपर होगा। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर रेस्टलेसनेस दिखेगी, मीन्स वो बेचैन होगा या अचानक से एक्साइटेड हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे उसके अंदर बिहेवियर दिखेगा। नेक्स्ट है कैटाटोनिक स्टूपर। स्टूपर के अंदर क्या होगा, म्यूटिज्म, एब्सेंस ऑफ स्पीच, बिल्कुल बोलेगा नहीं, साइलेंट मोड में हो जाएगा। रिजिडिटी, मेंटेनेंस ऑफ रिजिड पोस्चर, एक ही पोस्चर में वो बना रहेगा, खड़ा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर में क्या होगा, डजंट रिएक्ट टू हिज सराउंडिंग्स, अपीयर्स टू बी अनअवेयर ऑफ देम। जो भी सराउंडिंग है अपने अगल बगल, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, चीज़ों को अनदेखा करेगा, ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, ऐसा वो रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है इकोलेलिया। जो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसमें पेशेंट जो है इकोकोलिया की ज़्यादा एक्टिविटी दिखती है। ठीक है। इकोकोलिया के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं, जैसे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड, किसी के द्वारा कहे गए शब्द को रिपीट करना या मिमिकिंग करना। नेक्स्ट है इकोपेरेक्सिया। इकोपेरेक्सिया में क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ एक्शन, किसी की जो एक्टिविटी है उस चीज़ को मिमिकिंग करना या कॉपी करना। ठीक है। तो ये हमारा था कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। इसके अनडिफ्रेंशिएटेड के अंदर किसी भी स्पेशल टाइप के फीचर्स नहीं दिखते, बल्कि सारे दिखते हो, चाहे कैटाटोनिक हो, पैरानोइड हो। ठीक है। तो सब टाइप के इसके अंदर फीचर्स दिखते हैं। तो नो सब टाइप आर फुल्ली प्रेजेंट, कोई सही तरीके से कोई इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं शो होता है। फीचर्स ऑफ मोर देन वन सब टाइप आर एग्जिबिटेड, मतलब बहुत सारे टाइप के इसमें जो इसके फीचर्स है वो शो होते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो फीचर्स क्या होगा, इसके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसी की सिम्टम्स शो होंगे। ऐसा पेशेंट को फील होगा कि बार बार वो जाके क्या सुसाइड कर ले, ऐसे उसके थॉट्स अराइज होंगे उसके मन में। नेक्स्ट है रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेसिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे, इलॉजिकल थिंकिंग, मतलब वो इलॉजिकल उसकी थॉट प्रोसेस हो जाएगी और अपने आप को वो समाज से अलग कर लेगा, जिसे सोशल विड्रॉल कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर इट कॉमनली अकर्स 15 to 20 ईयर्स, मतलब जो स्टार्टिंग इसकी पीरियड होगा वो 15 से 20 साल होगा। डिस्टर्बेंस ऑफ अफेक्ट, मतलब उसके मूड, जो अफेक्ट मीन्स होता है मूड, तो उसके मूड में डिस्टर्बेंस दिखेगा। और सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है उसके लिए पुअर प्रोग्नोसिस, मतलब ये जो पेशेंट होते हैं वो सही ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ट्रीटेबल नहीं है। नेक्स्ट है क्या क्या कारण होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। ठीक है। तो क्या कॉजेज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। पहला है बायोलॉजिक थ्योरी। बायोलॉजिक थ्योरी के अंदर डोपामिन थ्योरीज है और बायोकेमिकल थ्योरीज। तो डोपामिन थ्योरीज के अंदर है कि एक्सेस न्यूरोनल एक्टिविटी, जो न्यूरोनल एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। साथ में जो दूसरे भी बायोकेमिकल हैं, जैसे कि गाबा हो गया, गाबा स्टैंड फॉर गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, और न्यूरो रेगुलेटर्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड एंडोर्फिन्स। तो ये सारे भी रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं इनके एक्सेस न्यूरोनल एक्टिविटी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। जो नेक्स्ट है कॉजेज़ वो है
न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी के अंतर्गत आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स में नेवर फुली डेवलप इन द ब्रेन ऑफ पर्सन्स। मतलब कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो फ्रंटल रीजन होता है वहाँ का, ठीक, और जो लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है, तो वहाँ किसी भी पर्सन्स के ब्रेन में ये प्रेजेंट है तो वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। अगर सीटी स्कैन और एमआरआई करें तो उस पेशेंट में क्या दिखेगा, डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम, उस पेशेंट की जो ब्रेन की वॉल्यूम है वो कम दिखेगी। देन नेक्स्ट है लार्ज लेटरल एंड थर्ड वेंटिकल्स। मतलब जो लेटरल और थर्ड वेंटिकल्स है वो बड़ा दिखेगा आफ्टर सीटी स्कैन एंड एमआरआई। न्यूरोनल स्ट्रक्चर थ्योरी ये कहता है। फिर एट्रोफी इन द फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड लिम्बिक स्ट्रक्चर। एट्रोफी मतलब जो मसल्स होगी वो शॉर्टनेस हो जाएगी, ठीक है। फिर है इंक्रीज साइज ऑफ द सुल्सी ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो सुल्सी प्रेजेंट होता है उसका साइज में इंक्रीजमेंट दिखेगा। ये कॉजेज हो गया, न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी कहता है। नेक्स्ट जो कॉजेज है वो है जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी कहती है कि अगर कॉन्जेन्यूनियस मैरिज होता है, कॉन्जेन्यूनियस मतलब होता है कि जो ब्लड रिलेशन में मैरिजेस होते हैं तो उनकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है पेरीनेटल रिस्क फैक्टर। पेरीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर माँ को किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंजा हो रही है या जो बच्चे का बर्थ जो हो रहा है वो विंटर वेदर के वक्त या जो स्प्रिंग सीजन है उसके पहले हो रहा है तो भी चांसेस है कि बच्चा जो है स्किज़ोफ्रेनिक हो। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी। अगर प्रेगनेंसी के वक्त किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो भी बच्चा को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग डिलीवरी एंड लेबर, तो लेबर और डिलीवरी के वक्त भी क्या हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी फ्रॉइड ने दिया था। अगर किसी भी प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिनायल या प्रोजेक्शन, तो डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपने एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सके। तो जैसे कि डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को डिनाई करना, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब कि अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे फ्रॉइड ने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है फैमिली थ्योरी। फैमिली थ्योरी कहती है कि मदर्स चाइल्ड रिलेशनशिप। फैमिली थ्योरी का एक बहुत ही बड़ा रोल है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए या जितने भी जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं। इसमें है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। अगर माँ और बच्चे का रिश्ता सही नहीं है या डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम है, जो भी फैमिली सिस्टम है वो डिसफंक्शनल है, उनमें अफेक्शन नहीं है, प्यार नहीं है या सही तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल। इसके अंतर्गत आता है कि बोथ बायोलॉजिक एंड साइकोडायनेमिक, मतलब कि जो स्किज़ोफ्रेनिया होगा बायोलॉजिक कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है और साइकोडायनेमिक की वजह से भी हो सकता है। बायोलॉजिक के अंदर आता है जो न्यूरोनल एक्टिविटी थी वो एक्सेस हो जा रही है, ठीक है, जैसे कि गाबा हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, ये सारे हो गए। और साइकोडायनेमिक मतलब कि जो भी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। मीन्स सोशल फैक्टर क्या है, तो वेरी लो सोशल क्लासेस, मतलब जो लो जिनका लो स्टेटस है या फिर जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग, या फिर जिनका क्या है जो भी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट रहा हो, कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या है कि यूजिन ब्यूलर ने एक 4A सिम्टम्स दिया था, जैसे कि अफेक्टिंग डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवैलेंस और एसोसिएटिव लूजनेस। तो अफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो सही तरीके से इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं करता है। ऑथिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, जो पर्सन है अपनी इन्वायरमेंट के या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो एक्ट नहीं करता है या सोचता नहीं है। नेक्स्ट है एम्बी बैलेंस। एम्बी बैलेंस में क्या होता है, चाहे कोई पर्सन हो या थिंग्स हो, सिचुएशंस हो, सबके लिए वो उसके अपोजिट एटीट्यूड्स रहते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लूजनेस। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो लॉजिकली तरीके से वो थिंक नहीं करता है,
ठीक है, वो कोई चीज़ अगर है तो उससे अनरिलेटेड टॉपिक से वो बातें करेगा। नेक्स्ट है SFRS, जो पहला था वो यूजिन ब्यूलर ने साइन सिम्टम्स बताया था स्किज़ोफ्रेनिया का। नेक्स्ट स्किंडर्स ने बताया था कि क्या क्या स्किज़ोफ्रेनिया में और भी सारे सिम्टम्स दिखते हैं। तो पहला है थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन में क्या होता है, थॉट इम्पोज्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। पेशेंट को ऐसा फील होगा कि कोई एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है या कोई है जो अपने थॉट को मेरे अंदर डाल रहा है या इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो मेरा सोच नहीं है, वो दूसरे का सोच है, ऐसा वो सोचेगा। नेक्स्ट है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उसमें ऐसा उसे फील होता है कि जो भी वो सोच रहा है वो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है या दूसरे उसकी बातें सुन ले रहे हैं। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी बातें दूसरे सुन ले रहे हैं, मेरी सोच का ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है थॉट का। नेक्स्ट डिल्यूजनल परसेप्शन। इसमें क्या होता है, नॉर्मल परसेप्शन हैज़ अ प्राइवेट एंड इलॉजिकल मीनिंग। इसमें क्या होता है कि स्टिमुलस तो रहेगा, नॉर्मल परसेप्शन रहेगा, पर वो उसकी इलॉजिकल मीनिंग निकालेगा। मतलब अगर कोई चीज़ रखा है, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बड़ा सा आम का पेड़ है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, अरे ये तो बादल दिख रहा है, ऐसे इलॉजिकल तरीके से वो बातें करता है। नेक्स्ट है सोमैटिक पैसिविटी। इसमें क्या होता है, बॉडी सेंसेशंस स्पेशली सेंसरी सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होगा, ऐसा सेंसेशन होगा, स्पेशली सेंसरी सिम्टम्स उसे शो होंगे, जैसे कि उसे कोई कोई एक ऐसे एक्सटर्नल फोर्स है या कोई है जो मेरी बॉडी को क्या कर रहा है, छू रहा है या टच कर रहा है, ऐसा उसे सेंसेशन होगा। नेक्स्ट है मेड वोल्यूशंस और एक्ट। इसमें क्या होता है, वंस ओन एक्ट आर एक्सपीरियंस एज बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसा उसमें लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे ये काम करा रहा है या कोई मुझे है जो कंट्रोल कर रहा है, वो वैसे क्या करेगा, एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हुआ पूरा क्लिनिकल फीचर स्किज़ोफ्रेनिया का। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मीन्स कि क्या पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और क्या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर पहले से है और उस चीज़ की कमी हो गई, जैसे कि पेशेंट क्या हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशंस, उसके अंदर क्या होगी, मतलब मोटिवेशंस की कमी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं दिखता है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या कहते हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि स्टिमुलस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, फिर भी जो पेशेंट है उसको रॉन्ग परसेप्शन होता है, रॉन्ग परसीव करता है। एक्साइटमेंट, ज़्यादा एक्साइटेड होगा। सस्पिशियसनेस, मतलब हमेशा वो शक करेगा और उसको सुसाइडल टेंडेंसी के थॉट्स भी आएंगी। तो ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हुए। नेक्स्ट नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में मैंने भी बताया कि जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होता है उस चीज़ की कमी होना, जैसे कि एवोल्यूशंस एपैथी, मतलब लैक ऑफ इनिशिएटिव, उसके अंदर कोई भी कुछ नया करने की सोच नहीं रहेगी, क्योंकि ये पहले से होती है और वही उसी चीज़ की कमी हो जा रही है, तो वो निगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। नेक्स्ट है अटेंशनल इम्पेयरमेंट, मतलब वो अटेंशन नहीं दे पाएगा किसी चीज़ को, फोकस नहीं कर पाएगा। इनहेडोनिया, इनहेडोनिया मीन्स क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। वो किसी चीज़ को भी देख के या किसी ऐसा माहौल में जहाँ पे सभी लोग हंस रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को देख के खुश नहीं होगा, अपने प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है एलोजिया। एलोजिया के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ स्पीच आउटपुट। पेशेंट को तो बोलना आता था, पर जब स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, स्किज़ोफ्रेनिक हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा, सही से वो बोल नहीं पाएगा। तो ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। कोर्स एंड प्रोग्नोसिस के अंदर क्या होता है कि 10 to 20% of patient having good outcome, more than 50% but patient poor outcomes। मतलब 10 से 20 पेशेंट ऐसे जो लोग होते हैं जिनका गुड आउटकम होता है, मतलब ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर 50% से ज़्यादा ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका पूरा आउटकम होता है, मतलब कि वो शायद ठीक ना हो पाए स्किज़ोफ्रेनिया से। ऐसे प्रोग्नोसिस किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि इसी के अंदर आता है कि गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है। गुड प्रोग्नोस्टिक मतलब कि कौन कौन से मतलब ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जिसकी वजह से पेशेंट के ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो
और पुअर में क्या होगा, पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव सिम्टम्स दिखेगा, पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कि उसको डिलीजन, हेलुसिनेशंस, एक्साइटमेंट, सस्पिशियस, पॉसिबल सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारी चीज़ें आ रही है, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, तो उसके ठीक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि नेगेटिव सिम्टम्स हैं जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशंस, ठीक है, अटेंशन नहीं दे पाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, लैक ऑफ स्पीच आउटपुट, ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है गुड सोशल सपोर्ट। अगर सोशल सपोर्ट मिल रहा है उस पेशेंट को तो क्या है, वो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आएगा, मतलब सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि पुअर सोशल सपोर्ट, अगर समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भी क्या होगा, पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है, मतलब कम चांसेस है कि पेशेंट ठीक हो। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स होती है, मतलब जो फीमेल होती है उन्हें ज़्यादा चांसेस है कि वो ठीक हो सकती हैं, जबकि जो मेल सेक्स होते हैं उनके कम चांसेस होते हैं ठीक होने के। नेक्स्ट है जो मैरिड लोग होते हैं, मैरिड पीपल होते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक होने के, तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है। जबकि जो लोग सिंगल होते हैं या डाइवोर्स्ड होते हैं या विडो होते हैं, ठीक है, जिनके पति मर गए हों या जिनकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, तो ये सारे पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है पैरानोइड एंड कैटाटोनिक सब टाइप। जो हमने टाइप्स पढ़ा था, पैरानोइड और कैटाटोनिक, ये क्या होते हैं, इनका गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। मतलब अगर पैरानोइड या कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो चांसेस है कि वो ठीक हो, पर जो सिंपल होता है या अनडिफ्रेंशिएटेड वाला जो सब टाइप होता है उनमें पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है, मतलब कम चांसेस हैं कि जो सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया है या अनडिफ्रेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया है उनमें कम ठीक हो। तो अब है डायग्नोसिस की स्किज़ोफ्रेनिया, जो पेशेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक, उनकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है। ठीक है, तो पहला है इसमें साइकेट्रिक हिस्ट्री। साइकेट्रिक हिस्ट्री क्यों लेते हैं, टू डिस्क्राइब पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए साइकेट्रिक हिस्ट्री ली जाती है। इसमें आइडेंटिफाइंग डेटा, ठीक है, तो डेटा को आइडेंटिफाइंग करेंगे कैसे, पेशेंट का नेम पूछते हैं, सेक्स पूछते हैं, वार्ड नंबर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हुई है कि नहीं हुई है, कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड कितना है, इनकम क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या है उसकी, एज क्या है, बेड नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, रिलीजन, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, क्या काम करता है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है या व्यवसाय क्या है, लैंग्वेज पूछेंगे और नेशनलिटी, किस नेशन से बिलोंग करता है, इंडियन है कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है। देन लास्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेट हु इज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इलनेस, फिर उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे जो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर पहला है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, जनरल अपीयरेंस, पेशेंट की जो अपीयरेंस है वो देखते हैं, स्पीच देखते हैं कि किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थॉट प्रोसेस देखेंगे कि क्या सोच रहा है वो पर्सन, मूड कैसा मूड है, वायलेंट नेचर का है कि कैसा है, शांत स्वभाव का है, कॉग्निटिव फंक्शन में उसकी ब्रेन की जो थिंकिंग है वो देखते हैं। ठीक है, कैसे फंक्शन कर रहा है, अटेंशन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, कंसंट्रेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ओरिएंटेशंस, देन मेमोरी और जनरल नॉलेज। कुछ क्वेश्चन करते हैं कि नाम क्या है या फिर उसके जहाँ से बिलोंग करता है, उसका घर कहाँ है, तो कुछ जनरल क्वेश्चन उससे करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा वो होता है केयरफुल क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब क्लिनिकली उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हुआ हमारा डायग्नोसिस। अब आता है इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन में कोई एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, स्पेशल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। पर टेस्ट से क्या पता चलता है, टेस्ट से कि इसके बहुत सारे मतलब कॉजेज हैं साइकोसिस के, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से या यूरेमिया होने की वजह से। यूरेमिया मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होना ब्लड में। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से, तो इसके लिए सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। तो पहला है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, क्या क्या कौन कौन से ड्रग्स देंगे। इसमें टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक
को कन्वेंशनल भी कहते हैं और उसे 1950 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखने लगे थे, इसलिए फिर बाद में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की खोज हुई थी 1990 में। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक को फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जब खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद एटिपिकल की हुई थी, इसलिए इसे सेकेंड जनरेशन की ड्रग कही जाती है। जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है, इसके अंदर आता है हैलोपेरिडोल, क्लोरोप्रोमाजाइन, और सेकेंड जनरेशन के अंदर आता है रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन और ओलांजेपाइन्स। ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जो दूसरा है वो है ECT। ECT स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है, इस थेरेपी को देते हैं स्किज़ोफ्रेनिक में और दूसरे में जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। एक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को टेम्पोरल रीजन पे रखते हैं, ठीक है। जो फ्रंटो टेम्पोरल रीजन होता है वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों को बायलेटरली प्लेस करते हैं, और जो करंट देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो वोल्टेज होता है वो 70 से 120 वोल्ट का होता है, और 0.7 से 1.57 सेकेंड्स तक देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ECT। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थेरेपी, कि कौन कौन सी साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को, ठीक है। तो हमारा साइकोलॉजिकल थेरेपी में आता है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसका सोशल इंटरेक्शन हो, क्योंकि वो अपने आप को विड्रॉल कर लेता है सोसाइटी से। नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि उसके बिहेवियर को ट्रीट करा जा सके। जो भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनका बिजार बिहेवियर होता है, ठीक है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं करते, इसलिए बिहेवियर थेरेपी देते हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा है वो है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि जो ब्रेन में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हुआ है उसको कम करा जा सके। नेक्स्ट फैमिली थेरेपी। और फैमिली थेरेपी इसलिए देते हैं ताकि जो पेशेंट के अंदर कोई फैमिली टेंशन रहा हो तो उसको रिड्यूस करा जा सके। नेक्स्ट है सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, पुअर आई कांटेक्ट होता है या ऑड और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है साइको सोशल रिहेबिलिटेशंस। इसके अंदर क्या होता है, टू डेवलप द वर्क हैबिट। उस पेशेंट के अंदर कुछ काम करने की हैबिट को डेवलप किया जाता है ताकि वो बिजी रहे। कुछ ट्रेनिंग दी जाती है उस पेशेंट को, वोकेशनल गाइडेंस, मतलब कोई ऑक्यूपेशंस के लिए ऐसे गाइडेंस दी जाती है ताकि वो कुछ काम कर सके। तो ये हुआ हमारा पूरा स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।